माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन दिस क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साउंड चैप्टर ऑफ क्लास 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर ये साउंड होता क्या है, क्या काम आता है और किस तरह से इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना है। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट। तो चलिए, साउंड नाम का चैप्टर, यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुन पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो साउंड ही है। तो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो सबसे पहला पहला लॉजिक जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो है, आप ये मेरा मंत्रा याद कर लो बस। क्या? VCR। क्या बोलने मैंने? VCR। सो V स्टैंड्स फॉर वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, एंड C स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन, कंप्रेशन, एंड R स्टैंड्स फॉर रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन। अगर आपको ये तीन वर्ड याद हैं तो समझ लो कि आपने इस चैप्टर को पूरा अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अगर आपको ये तीन वर्ड्स याद हैं, VCR यानी कि वाइब्रेशन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, पूरा साउंड चैप्टर इसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है। कैसे सर, कैसी बातें करते हो सर? मतलब सिर्फ पूरा चैप्टर से इस बात पे डिपेंडेंट है? हाँ देखो, अगर वाइब्रेशन नहीं होगा, अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो वाइब्रेशन इज़ द फर्स्ट एंड ओनली रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। क्लियर है? तो देखो, वाइब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अभी वाइब्रेशन क्या है? किसी भी चीज़ का टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाऊँ, फिर ऐसे हो जाऊँ, ऐसे हो जाऊँ और ऐसे हो जाऊँ, तो ये क्या हो रहा है? मैं वाइब्रेट हो रहा हूँ। इधर मान लो, अगर इधर को मैं टू बोलता हूँ, ये टू है तो अगला मोशन फ्रो है, अगर ये टू है तो ये फ्रो है। तो इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन को इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं इधर चला जाऊँ, फिर इधर चला जाऊँ और फिर गायब भी हो जाऊँ। तो यहाँ से वहाँ तक नहीं जा रहा है। जो ऑब्जेक्ट है, जो वाइब्रेशन में, हम लोग यहाँ से वहाँ नहीं जाते हैं। एक ही जगह पे खड़े रहेंगे और थोड़ा सा ऐसे हो जाएंगे और ऐसे हो जाएंगे, डांसिंग। तो यही काम कर रहा होता है हमारा पार्टिकल। ठीक है, तो हम लोग कहाँ हैं? हम लोग जहाँ हैं अर्थ के ऊपर, वहाँ एक एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में एयर है। तो देखो, एयर हर जगह इसी तरह से इक्वल क्वांटिटी में लगभग प्रेजेंट रहती है, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है एयर। लेकिन जैसे ही हमने लाउड स्पीकर ऑन किया तो यहाँ से आवाज़ गई होगी, और ये जैसे ही आवाज़ गई तो यहाँ जो ये पार्टिकल्स आराम से इक्वल डिस्टेंस पे थे, तो ये इनमें हुई वाइब्रेशन। तो जब वो वाइब्रेशन, मैंने क्या बताया, एक दूसरे के पास आएंगे, पास आएंगे। तो जैसे एक दूसरे के पास आए तो ये देखो, ये जो जब पास आ जाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन। क्या? कंप्रेशन। कंप्रेस हो जाना, कंप्रेस, कंप्रेशन। तो ये चीज़ क्या हो गई? कंप्रेशन। अब देखो नेक्स्ट, जब कुछ चीज़ें पास आएंगी तो कुछ जगह खाली हो जाएगी। जो जगह खाली हो गई, जहाँ पे जगह खाली हो गई, उसी को हमने क्या बोला? रेयरफैक्शन। फिर आगे देखो, जो बचे हुए पार्टिकल्स हैं वो आगे जाके फिर क्या करेंगे? कंप्रेशन, और फिर रेयरफैक्शन। और ये चलता जाएगा, और ये तब तक चलता जाएगा जब तक आपके कानों तक वो वाइब्रेशन ना पहुंच जाए। और फिर हमारा जो कान है कलेक्ट करता है सारी आवाज़ को, और हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि हाँ, कुछ आया आवाज़ और अब तुम उसको सुनो। तो वो जब हम सुनते हैं तभी हमें समझ में आता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप कुछ सुन रहे हैं, और अच्छे से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं साउंड नाम के चैप्टर को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये तीन वर्ड ही आपको याद रखने हैं। VCR, वाइब्रेशन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो यहाँ से वाइब्रेशन हुई, उसमें एक बार कंप्रेशन होगा, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। अगर आपको इतना याद हो जाए तो सब क्लियर है। अब देखो आगे, इसी का हम लोग वेव फॉर्म भी इसी का बना लेते हैं। वो क्या है? देखो, वेव फॉर्म कैसे बनता है? देखो, ये होगी, इस तरह से आप एक लाइन बना दो सिंपल सा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, चीज़ें पास पास में आ रही हैं, पास पास में आ रही हैं, तो हमने इसको ऊंचे कर दिया, ऊंचा कर दिया। अब देखो यहाँ पे चीज़ें क्या है? दूर दूर जा रही हैं, डेंसिटी कम हो रही है, डेंसिटी और प्रेशर कम हो रहा है, तो कम होने के लिए हम लोगों ने नीचे बना दिया। अब देखो यहाँ पर फिर से ऊपर जा रहा है, और फिर ये देखो अब फिर नीचे आ रहा है, तो इस तरह से ये नीचे आ गया। तो इस तरह से हमने एक वेव फॉर्म बना दिया। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है आपको। तो ये किस चीज़ का वेव फॉर्म है? प्रेशर एंड डेंसिटी का। किसका? प्रेशर एंड डेंसिटी। तो ऊपर वाला जो है वो क्या दिखा रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है, और नीचे क्या दिखा रहा है कि प्रेशर कम हो रहा है। देखो यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, डेंसिटी, डेंसिटी यानी कितना घना है, कितने ज़्यादा लोग आ जाए ना। तो देखो, इस जगह पे कम लोग हैं तो डेंसिटी कम हो गई, यहाँ ज़्यादा लोग हैं तो डेंसिटी ज़्यादा हो गई। तो इस तरह से वेव फॉर्म बन गया। इतनी बात समझ में आई? आ गई होगी बिल्कुल। अब देखो आगे क्या सीखना है आपको।
यहीं पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ ऑसिलेशन के बारे में। तो जो ऑसिलेशन होता है वन ऑसिलेशन हम किसको बोलते हैं, जब ये वेव यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एक बार ये ऊपर वाले को हम कहते हैं क्रेस्ट, क्या कहते हैं, क्रेस्ट, और नीचे वाले को कहते हैं ट्रफ। ये जो ऊपर वाली ये जो बॉल है इसे हम क्या बोल रहे हैं, सेमी सर्कल जो है क्रेस्ट, और ये जो नीचे वाला है उसे हम ट्रफ बोलते हैं। तो जब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिल जाते हैं, TROUGH, ट्रफ मिल जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तब जाके हमारा एक ऑसिलेशन या फिर एक साइकिल बनता है। तो इसको याद करने का अच्छा सा तरीका ऐसे याद रखो कि देखो पहली जो सेमी सर्कल है वो कैसी ऐसी है, और फिर बीच में एक लाइन है, और दूसरी सेमी सर्कल कैसा है, ऐसा नीचे से। तो देखो ये O बन रहा है ना, तो O फॉर समझ लो यही कि ये ऑसिलेशन है, O फॉर ऑसिलेशन। इस बात को आप याद रखो, याद रखने का सबसे अच्छा तरीका। और इसमें क्या क्या है, एक बार क्रेस्ट आता है और एक बार क्या आता है, ट्रफ। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रेस्ट और ये हो गया ट्रफ। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, इस वाले साइन से। इसको हम बोलते क्या हैं, लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैम्डा। ये वेवलेंथ है। तो वेव की लेंथ, तो ये रहा वेव, और इसी में कोई लेंथ होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। तो मैंने बताया ना, एक ऑसिलेशन जितना डिस्टेंस कवर करता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं, यानी कि लैम्डा। अब ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ यहीं तक है, दो लगातार क्रेस्ट के बीच की भी डिस्टेंस को हम लोग लैम्डा कहते हैं। दो लगातार ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को भी हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा। तो आपको बात समझ में आ रही, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपका लैम्डा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी एक वेवलेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस क्या है, एक वेवलेंथ है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बात वेवलेंथ के बारे में। आगे देखो, फिर हम लोग बात करते हैं एम्पलीट्यूड। तो जो मैक्सिमम हाइट ऑफ अ ट्रफ और अ क्रेस्ट, इज़ व्हाट, एम्पलीट्यूड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, कैपिटल से दिखाते हैं। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ मैक्सिमम हाइट, HEIGST। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ अ ट्रफ और क्रेस्ट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये बात समझ में आ गई। अब देखो फ्रीक्वेंसी की बात मैं बता देता हूँ आपको। तो इसकी डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, वही फ्रीक्वेंसी होती है। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज़। और ये जो दिख रहा है ना, ये इसका सिंबल, इसे हम न्यू बोलते हैं, वी मत बोल देना, इसे क्या बोलते हैं, न्यू, ठीक है। इसे हम बोलते हैं न्यू। तो ये बताया मैंने फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। और एक ऑसिलेशन होता क्या है, एक ऑसिलेशन जब ये सर्कल कंप्लीट हो, एक साइकिल कंप्लीट हो, तो एक ऑसिलेशन यहाँ से यहाँ तक है। समझ में आया। तो अगर इस वेव फॉर्म की मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन है कि ये वाला जो वेव फॉर्म दिया है इसमें कितने ऑसिलेशन है, अगर यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम था वो 1 सेकेंड लगा इसको होने में, तो आप क्या बताओगे, सर देखो एक ऑसिलेशन यहाँ तक बना, फिर दूसरा ऑसिलेशन यहाँ तक बना, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो होगी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, तो एक ऑसिलेशन यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन, और यहाँ से यहाँ तक 2 ऑसिलेशंस, तो 2 ऑसिलेशन कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में, तो अभी हमारा फ्रीक्वेंसी कितना बन गया, 2 हर्ट्ज़। तो इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप आंसर कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा कॉन्सेप्ट जो भी आपकी बुक में दिया हुआ है। याद कैसे रखना है, VCR में वाइब्रेशन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग प्रेशर और डेंसिटी से वेव फॉर्म बनाते हैं। जहाँ पर कंप्रेशन होगा वो ऊपर को जाएगा, जहाँ पर रेयरफेक्शन होगा वो नीचे आएगा, फिर ऐसे ऊपर। इसी के रिगार्डिंग हमने 3-4 टर्म सीखी। साथ ही साथ एक और चीज़ आप सीख लो, 5वां टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो जैसे जैसे जो डेफिनेशन है ना वेवलेंथ की, तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 ऑसिलेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। उसी तरह द टाइम टेकन बाय 1 ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को पूरा होने के लिए जितना टाइम लगता है, द टाइम टेकन बाय 1 ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सिंपल, वेरी सिंपल। अब देखो ये जो आवाज़ है, ये तो हमारी तो होगी वाइब्रेशन, हर जगह वाइब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। वाइब्रेशन होगा तभी जब मीडियम का प्रेजेंस होगी। तो साउंड इतना याद रखना है आपको
कि साउंड जो है मीडियम चाहिए, साउंड को एक मीडियम चाहिए, ठीक है। तो साउंड को मीडियम जो चाहिए वो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। तो जो मैं हवा में हम लोग जब बात कर रहे होते हैं तो वो तो गैसियस हो गया। पानी के अंदर भी साउंड ट्रैवल करता है और सॉलिड के अंदर भी ट्रैवल करता है। आप नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ोगे कि कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ और एक्सप्लेन बाद में करेंगे। सबसे ज़्यादा साउंड सॉलिड में ट्रैवल करता है और फिर लिक्विड और फिर गैस। गैस में सबसे कम स्पीड होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है। ये बात हो गई। यानी कि मीडियम चाहिए, मतलब कि जो अगर वैक्यूम होगा कहीं, यानी कि वैक्यूम होगा कहीं तो वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। और आपके बुक में जो एग्जांपल एस्ट्रोनॉट जब वहाँ जाते हैं स्पेस में तो उनको जो बगल में खड़े होकर बोल भी रहे होंगे ना तो एक दूसरे को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम है, वहाँ पर कोई मीडियम ही नहीं है। समझ में आई बात? ओके। अब देखो आपकी बुक में एक और चीज़ दिया हुआ है कि प्रोडक्शन कहाँ कैसे होता है साउंड का। तो जो जल तरंग होती है, 7-8 कटोरियाँ रख लेते हैं और टन टन करते हैं, क्योंकि उन कटोरियों में पानी पहले सबसे कम भरा है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर ज़्यादा। तो इस तरह से पानी भरा है उन कटोरियों में। और फिर आप स्पून ऐसे ऐसे टन टन करते हो तो आपको अलग अलग तरह की आवाज़ सुनाई देगी। तो इसलिए सुनाई देती है क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशन होता है एयर कॉलम का। एयर कॉलम में जैसे वाइब्रेशन होता है तो आपको आवाज़ आने लगती है। फिर देखो मैं जो बोल रहा हूँ कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो ये आवाज़ आ रही है हमारे लैरिंग्स, एक पार्ट है यहाँ पे, तो वहीं से हमारी आवाज़ आ रही है जिसका नाम है कि वोकल कॉर्ड। तो उस वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन हो रहा है इसीलिए मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। फिर सितार आपने बजाते हुए सुना होगा कुछ म्यूजिशियंस को, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, सितार या फिर गिटार ले लो, वहाँ पे वो लोग स्ट्रिंग होते हैं, तार लगे होते हैं, उनको जैसे टच करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होता है और जैसे वो वाइब्रेशन होता है तो फिर आपको वो आवाज़ सुनाई देती है। फिर सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरह भी आपने सुना होगा। तो वो जो गाना होता है तो यहाँ से शुरू कैसे करते हैं, ऐसे धीरे धीरे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो फिर से सा आ गया। यानी कि आवाज़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से भी जो हमारा वाइब्रेशन है वो बढ़ता है और मॉड्यूलेशन होता है म्यूज़िक वगैरह में। ये सब क्या यूज़ होता है, फ्रीक्वेंसी की तरह ही चलता है पूरा, ठीक है। फिर देखो ट्यूनिंग फॉक, यानी कि वो फोक होती है, जैसे उसको टच करते हैं तो वो मेटल की होती है, तो मेटल में जब वाइब्रेशन होता है तो उससे हमारे को सुनाई देता है। तो इस तरह से साउंड प्रोड्यूस होने के अलग अलग तरीके हैं और साउंड चैप्टर में लगभग यही सब कुछ है जो कि आपको पढ़ना है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना सीख लेना, और ये देखो आपको वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड वगैरह के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। बस इसे रिवाइज करो और आपको इस चैप्टर से डरने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।